जय श्री कृष्णा। हम लोग इमेजिनेशन वाले चैप्टर के ऊपर थे और ये वाला चैप्टर भी हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। व्हाट आई वुड डू इफ आई हैड $1 million। तो आए, चलो स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। देखो, ये स्टोरी प्रूव करती है एक सच को। पुरानी कहावत है, जहां चाहा है वहां रहा है। ऐसा कहा गया तो ऑथर से उनके प्यारे टीचर लेट फ्रैंक गुनसाल्स ने, जिन्होंने अपने करियर को साउथ शिकागो के अंदर चालू किया था। डॉक्टर गंसालस जो थे वो कॉलेज के अंदर थे जब उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर डिफेक्ट देखे। ऐसे डिफेक्ट जो उन्होंने सोचा कि वो करेक्ट कर सकते हैं अगर वो कॉलेज के हेड होते। अब उनकी डीपेस्ट डिजायर थी कि वो कॉलेज के डायरेक्टिंग हेड बने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर यंग मैन और वुमेन को काम करके लर्निंग दी जाएगी। लर्न बाय डूइंग, दैट इज इन्वॉल्व करके फिर आप सीखोगे। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया कि उन्हें एक नया कॉलेज ऑर्गेनाइज करना ही है, जिसके अंदर वो सारे अपने आइडियाज जो हैं वो यूज करेंगे और कोई भी पुरानी जो एजुकेशन टेक्निक्स है उनसे बंधेंगे नहीं। अब उन्हें $1 million चाहिए थे इस प्रोजेक्ट को पूरा आर पार करने के लिए, जहां पे उनके पास कॉलेज के अंदर थोड़े से भी रुपए नहीं होते थे। इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाते? ये क्वेश्चन उनके दिमाग को पूरा जकड़ गया। पूरे टाइम यही क्वेश्चन चलता रहता, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। हर रोज सोते टाइम यही थॉट के साथ सोते थे और उठते भी सुबह इसी थॉट के साथ थे। पूरे टाइम दिमाग में यही थॉट। और उन्होंने इस थॉट को अपने दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा बार रन किया कि वो एक ऑब्सेशन बन गया, क्योंकि $1 million बहुत सारे पैसे होते हैं। उन्हें पता था कि यार इतने पैसे इजी नहीं है, बट उन्हें यह भी पता था कि अगर सोच लो तो फिर कुछ हार्ड भी नहीं है। एक फिलोसोफर के साथ साथ वो एक प्रीचर भी थे। वो लोगों को जैसा वो कहते थे मानते थे, वैसा ही वो करते थे। तो डॉक्टर गंजालेस ने देखा कि जितने भी लोग लाइफ के अंदर सक्सीड हुए हैं उन सब के अंदर एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस रही है कि मुझे क्या करना है, ये उन्हें पता था। उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ यार, मेरे अंदर भी ये डेफिनेशन ऑफ पर्पस होनी चाहिए, क्योंकि यही तो पर्पस जो है ये पूरी जिंदगी बनेगा। इसी से तो पावर आएगी और मेरी बर्निंग डिजायर को मटेरियल इक्विवेलेंट, फिजिकल इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करके देगा। उन्हें ये सारे सच तो पता थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कहाँ से कैसे अपने हाथ $1 million के ऊपर लेके आए। राइट, नेचुरल प्रोसेस तो यही होता है कि आप छोड़ देते हो और सोचते हैं कि ठीक है यार, मेरा आइडिया अच्छा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इतने पैसे आएंगे ही नहीं मेरे पास। ज्यादातर लोग यही सोचते यही करते, लेकिन डॉक्टर गंजालेस ऐसे नहीं है। उन्होंने सोचा कि यार जो मैंने सोच लिया वो तो मैं करके ही रहूंगा। एक सैटरडे आफ्टरनून वो अपने रूम के अंदर बैठे थे, ऑथर, और वो ऐसा सोच रहे थे कि कैसे वो पैसे रेज कर सकते हैं। 2 साल तक वो सिर्फ सोचते ही रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं। लेकिन अब एक्शन की बारी आ गई थी। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया उसी जगह पे कि मैं नेसेसरी $1 million एक हफ्ते के अंदर ही लेके आऊंगा। कैसे नहीं पता, लेकिन इतना ही पता है कि एक हफ्ते के अंदर ही इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। और जैसे ही गोंजालेस ने सोच लिया कि इतने पैसे आने ही हैं और उन्होंने अपना डिसीजन बना ही लिया, वो भी एक फिक्स टाइमिंग के साथ, तब उनको अश्योरेंस की स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी। एज इफ उन्हें लगा कि हाँ यार, अब तो आ जाएंगे। और आज से पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। उनके अंदर से मानो कुछ कहना चाहता था कि तुमने ये डिसीजन बहुत टाइम पहले क्यों नहीं लिया? मनी तो तुम्हारा वेट कर रहा था पूरे टाइम से। और फिर चीजें बनने लगी, बहुत फटाफट बनने लगी। उन्होंने न्यूज़पेपर वालों को बुलाया और फिर उन्होंने कहा
कि मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास $1,000,000 होते। राइट। और फिर वो एक स्पीच देने चले गए, लेकिन ये स्पीच बनाने के लिए जो प्रिपरेशन थी ना, ये डॉक्टर गोंजालेस के लिए डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि ये स्पीच तो वो पिछले 2 सालों से बना रहे थे। 2 सालों से सोच तो रही थे चीजों के ऊपर। अब इससे पहले कि आधी रात हो, उन्होंने अपनी स्पीच लिख भी ली। वो सोने गए उससे पहले वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद को $1,000,000 के पोजीशन में देख पा रहे थे। अगली सुबह वो जल्दी उठे, बाथरूम में गए, वापस से अपनी स्पीच पढ़ी, और फिर अपने घुटनों के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि काश मेरी ये स्पीच जो है किसी ऐसे पर्सन के ध्यान में आ जाए जो मुझे इतनी मनी सप्लाई कर पाए। जब ऑथर प्रे कर रहे थे, वापस से उन्हें वो फीलिंग आई कि हाँ यार, पैसे तो आ जाएंगे। उस एक्साइटमेंट के अंदर वो रूम से बाहर चले गए, बिना अपनी स्पीच लिए। और उन्हें ये पता भी नहीं चला कि उन्होंने ये चीजें, ये स्पीच भूल गए हैं, जब तक वो डिलीवरी देने नहीं पहुंच गए। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी कि वो वापस से अपने नोट्स जाके ले पाए। और ऑथर बोलते हैं कि ऑथर ने, डॉक्टर गोंजालेस बोलते हैं कि सबसे अच्छी चीज हुई कि मैं अपनी स्पीच भूल गया, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पूरी स्पीच प्रिपेयर कर ली थी जो उन्हें चाहिए थी। जब वो उठे अपनी स्पीच देने के लिए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल के साथ, पूरे अपनी आत्मा के साथ बोलने लगे। वो सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ नहीं बोले, उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो भगवान के साथ भी बात कर रहे हो। उन्होंने बताया कि वो $1,000,000 के साथ क्या करेंगे अगर वो अमाउंट उनके हाथ में आए। उन्होंने अपना प्लान बनाया और फिर एक ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जहाँ पे लोग प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे और इसी से अपना दिमाग डेवलप करेंगे। जब उनकी स्पीच खत्म हुई और वो आके अपनी सीट पे बैठे, एक आदमी धीरे से उठा अपनी सीट से, जो कि उनसे 3 रो पीछे बैठा था। और उसने ऑथर के पास, ऑथर नहीं, डॉक्टर गोंजालेस के पास अपनी एंट्री की। डॉक्टर गोंजालेस सोच रहे थे कि क्या करने वाला है ये इंसान। वो आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दोस्त, मुझे तुम्हारी स्पीच बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि तुम वो सारी चीजें कर सकते हो जो तुमने कहा अगर तुम्हारे पास $100 होते। और ये प्रूव करने के लिए कि मुझे तुम पे विश्वास है और तुम्हारी स्पीच पे, तुम कल सुबह मेरी ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें $1,000,000 दे दूंगा। मेरा नाम है फिलिप आर्मर। यंग गोंजालेस पहुंचे मिस्टर आर्मर की ऑफिस में और $1,000,000 उन्हें दे दिए गए। उस पैसे से उन्होंने बनाया आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पैसा जो है, ये डॉक्टर गोंजालेस ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतने सारे पैसे एक साथ देखेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग थॉट इम्पल्स कि मुझे ये पैसे चाहिए, ये 1 मिनट से भी कम के अंदर जो ये इम्पल्स आई, उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये $1,000,000 आई एक आइडिया की वजह से। इस आइडिया के पीछे थी एक डिजायर जो यंग गोंजालेस ने अपने दिमाग के अंदर 2 साल तक अच्छे से नर्चर की। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात देखने वाली है कि उनको, जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पैसे चाहिए ही और मिल ही रहे हैं, उसके तो 36 आवर्स के अंदर ही उन्हें मिल गए थे। राइट। इसमें कुछ भी नया नहीं था जो यंग गोंजाल्वस के आइडिया के अंदर था कि मुझे $1,000,000 चाहिए और सिर्फ एक उम्मीद के भरोसे थे। उनसे पहले भी जो आए हैं और जो हमेशा से आते रहे हैं,
सबके सेम ही थॉट्स थे, लेकिन कुछ बहुत यूनिक था उस सैटरडे को, जब उस वेगनेस, उस धुंधलेपन के अंदर एक आवाज ने बोला कि मुझे डेफिनेटली ये पैसे एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। ये नॉर्मल आवाज नहीं थी। भगवान खुद को उन लोगों के पास भेज देते हैं, या खुद की हेल्प उन लोगों के पास भेज देते हैं जिनको पता होता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, और वो इस चीज को पाने के लिए पूरे डिटरमाइंड हो। और ये प्रिंसिपल जिससे डॉक्टर गोंजालेस को उनके $1 million मिले, ये आज भी जिंदा है, ये प्रिंसिपल, और आपके पास भी अवेलेबल है। ये यूनिवर्सल लॉ आज भी उतना ही वर्केबल है जितना उस टाइम पे था जब यंग गोंजालेस ने इसको यूज किया था। ये बुक जो स्टेप बाय स्टेप सारे 13 एलिमेंट्स बता रही है इस ग्रेट लॉ के, वो सजेस्ट भी करती है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज गौर करने वाली है कि ऐसा कैंडलर और डॉक्टर फ्रैंक गोंजालेस, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी। दोनों को पता था कि आइडिया को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है कैश के अंदर, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? डेफिनेट पर्पस और डेफिनेट प्लान्स के थ्रू। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि हार्डवर्क, हॉनेस्टी, यही चीजों से आप अमीर बन जाओगे, इस थॉट को हटा दो। एकदम भी सच नहीं है ये। क्योंकि अमीरी जब भी आई है बहुत बड़े अमाउंट के अंदर, ये कभी भी हार्डवर्क से नहीं आई है। अमीरी जो आई है वो डेफिनेट डिमांड से आई है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट प्रिंसिपल से आई है। कभी भी लक से नहीं आई है, बाय चांस नहीं आई है। जनरली अगर बोला जाए, एक आइडिया एक इम्पल्स ऑफ थॉट होता है जिससे हम एक्शन लेते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। जितने भी मास्टर सेल्समैन है ना, उनको पता है कि आइडियाज बेचे जा सकते हैं। ऑर्डिनरी सेल्समैन को ये चीज नहीं पता है, और इसीलिए ये वो लोग ऑर्डिनरी हैं। एक बुक के पब्लिशर थे जो निकल के अंदर, सॉरी, ओके, एक बुक के पब्लिशर थे जो आ, पैसों के अंदर बुक्स बेचते थे। उन्हें आइडिया आया कि यार, मैं तो एक ऐसी चीज बना सकता हूँ जो पब्लिशर्स को बहुत यूजफुल होगी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइटल खरीदते हैं, राइट, बुक का कंटेंट नहीं खरीदते हैं। अगर आप एक बुक का नाम बदल दो, तो वही बुक जो अब तक सेल नहीं हो रही थी, उस बुक के सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बुक के अंदर भले ही कुछ भी नहीं बदला हो। उन्होंने क्या किया, बुक की कवरिंग जो है उसको चेंज करने लगे, राइट, और उन्होंने एक बॉक्स ऑफिस वैल्यू बना ली, एक नया कवर जो बुक की सेल्स को बहुत बढ़ा देता है। जितना सिंपल ये दिख रहा है, अगर आप सोचोगे तो ये सिर्फ एक आइडिया था। कोई भी आइडिया की स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होती है। जो भी आइडिया बनाता है ना, वही प्राइस भी बनाता है। और अगर वो स्मार्ट होता है और डेडिकेटेड होता है, तो उसे वो प्राइस मिल भी जाती है, राइट। जैसे आप देखोगे मूविंग पिक्चर इंडस्ट्री, जिसको हम वीडियो बोलते हैं, इसने इतने सारे मिलियनर्स बनाए हैं, राइट। तो इतने से ज्यादा तो लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो लोग आइडियाज बना सकते हैं, लेकिन उनके पास इमेजिनेशन थी आइडियाज को पहचानने की, जब भी उन्होंने वो आइडिया देखे होंगे। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मिलियनर्स आएंगे ना, वो रेडियो बिजनेस से ग्रो होंगे, जो कि नया है जब ऑथर ने ये बुक लिखी थी, राइट। आज लोग इंस्टाग्राम से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि ये नया है। देखो, मनी उन लोगों से बनाई जाती है जो नए और अच्छे प्रोग्राम्स लेके आए, अच्छी चीजें लेके आए, राइट। चलो 3 ही पेज कंप्लीट कर देते हैं, राइट।
स्पॉन्सर जो होता है ना, ये वो विक्टिम होता है जो रेडियो की पूरी कॉस्ट पे करता है, राइट। लेकिन थोड़े ही टाइम में उसके आइडिया कॉन्शियस बन जाएंगे और डिमांड करेंगे मनी की। वो आदमी जो स्पॉन्सर को बीट कर दे और अपने प्रोग्राम्स को इतना यूजफुल बनाए कि इंसान खुद उनके पास चल के आए, ऐसे लोग बहुत रिच बनते हैं। क्रूनर्स और लाइट चार्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, जो आज हवा को खराब कर रहे हैं, राइट, छोटे मोटे मजाक मस्ती के साथ, ये सारे लोग बहुत हल्की टहनियां हैं। ये लोग ऑटोमेटिकली हवा के झोंका आते ही उड़ जाएंगे। लेकिन रियल आर्टिस्ट जिन्होंने एक एक चीज सोच के सारी चीजें प्लान की होंगी इंसान की भलाई के लिए, ये लोग जो हैं यही प्रॉस्पर करने वाले हैं। आज एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड है अपॉर्चुनिटी की, जो चीख चीख के कह रही है कि इमेजिनेशन की कमी के कारण आप लोग रिच नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अगर आपकी ये न्यू फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको पसंद आ रही है, तो आप इससे प्रॉफिट कर सकते हो, राइट। कैसे? सिर्फ ट्यून करके, सिर्फ खुद को ट्यून करके। जो रेडियो प्रोग्राम के बिल्डर थे ना, वो पता है फ्यूचर में कैसे सही बने? उन्होंने फ्यूचर में कैसे उन्होंने पैसे कमाए? उन्होंने है ना, लिसनर्स जो थे ना उनके, उनको बायर बना दिया। रेडियो सुनने के कोई पैसे नहीं देता है, रेडियो स्टेशन फ्री होते हैं, लेकिन वहां पे जो मार्केटिंग होती है उसके पैसे होते हैं। एड रन, काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एड रन। और तो और, जो रेडियो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होते थे, वो भी क्या होने लगे, बड़ी ऑडियंस बेस बनाने लगे, तो उन्हें भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। आज स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना, वो लोग थोड़े से झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर भी उन्हीं के हिसाब से चले। वो चाहते हैं कि डायरेक्टली उन्हें पैसे मिले। वो चाहते ही नहीं कि वो वैल्यू दें। और इसकी वजह से क्या होता है कि स्पॉन्सर इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितने अच्छे से वो लोग जो कनेक्ट कर पाते हैं। एक और चीज जो समझनी बहुत जरूरी है जब भी आप ऐसी न्यू फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाओ, तो वो ये है कि रेडियो एडवर्टीजिंग जो है वो पूरे एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन एडवर्टीजिंग मैन जो थे उनसे बहुत आगे थे। क्योंकि ऐसे लोगों को तो पहले से ही इनके दिमाग उसी आइडिया में वर्क करते हैं। बट रेडियो के अंदर आइडिया अलग चाहिए था। ये जो न्यू रेडियो टेक्निक थी, इसके अंदर मैन और वुमेन को ऐसी चीजें चाहिए थी जहां पे वो एक रिटर्न मेन्यूस्क्रिप्ट को साउंड में कन्वर्ट कर दे। कैसे आज हम लोग एक रिटर्न आइडिया को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं? ऑथर को 1 साल लगा और हजारों डॉलर ये चीज सीखने के लिए। रेडियो वहां पे है जहां पे वीडियो होना चाहिए, रे, उल्टा बोला जाएगा आज के जमाने के हिसाब से, रे। आज हमारा रेडियो जो है, ठीक है, वो पुराना हो गया, लेकिन मूविंग पिक्चर्स जो है ये आज के रेडियो की तरह काम कर रहे हैं, रे। अगर आप, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं रेडियो के थ्रू, आपने इनके ऊपर काम नहीं किया और ऐसे ही जाने दिया, तो ऐसा समझो जैसे आप भूल गए हो। आपकी अपॉर्चुनिटी कोई दूसरी फील्ड के अंदर है, ये तो सारी रेडियो फील्ड्स हैं। अगर जो भी कमेंट आप करते हो उससे आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो और आगे जाओ और आगे जाओ, जब तक आपको एक ऐसा आइडिया नहीं मिल जाए कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसके ही आसपास घूमना चाहो। आप खुद को एकदम भी डिस्करेज मत करना अगर आप लोगों के पास रेडियो का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड्रयू कार्निज बहुत कम जानते थे स्टील बनाने के बारे में। कार्निज के खुद के वर्ड्स है कि उन्हें स्टील बनाने के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता।
लेकिन उन्होंने दो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिंसिपल जो इस बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं ना, उन्हें यूज किया और खुद के लिए बहुत सारा स्टील बनाया। जितने भी बड़े ग्रेट फॉर्च्यून बने हैं, वो उस दिन चालू हुए हैं जब एक आइडिया के क्रिएटर ने और आइडिया के सेलर ने दोनों साथ में आए और काम करने लगे। क्रिएटर ऑफ आइडिया एंड सेलर। कार्नीज खुद को ऐसे लोगों से सराउंड रखते थे जो वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कार्नीज नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो आइडियाज बना सकें, ऐसे लोग जो आइडिया को ऑपरेशन में डाल सकें। और इसी स्किल की वजह से एंड्रयू कार्निज क्या बने? फैबुलसली रिच। बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर सिर्फ उम्मीद करते हैं कि हमें एक ब्रेक मिल जाए। एक फेवरेबल ब्रेक उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे भी देता है, लेकिन सबसे सेफ प्लान ये होता है कि लक पे डिपेंड मत करो। अगर आपका फेवरेबल ब्रेक होगा जिसने आपको बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन 25 years ऑफ डिटरमाइंड एफर्ट जो है वो नहीं दिए, तो आपका वो एसेट नहीं बन पाएगा। आपको वो डिटरमाइंड एफर्ट तो देने ही पड़ेंगे ताकि अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका एसेट बने। ये ब्रेक जो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अमीर लोगों को ब्रेक ही मिलता है, एंड्रयू कार्निज जैसे लोगों को, और हमें भी ऐसा मिलेगा। लेकिन उस दिन या जब भी ऐसे होते हैं कि ऐसे ब्रेक्स मिलते हैं, ऐसे लोग और लोगों को ग्रो करते हैं। एंड्रयू कार्निज ने ऑथर को बुलाया और उनके दिमाग के अंदर आइडिया डाला कि कैसे हम लोग सक्सेस की फिलॉसफी बना सकते हैं। हजारों लोग कैसे इन डिस्कवरी से बेनिफिट कर सकते हैं जो नेपोलियन हिल ने अपनी 25 सालों की रिसर्च के अंदर फाइंड की है, और कैसे लोग अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं। ऑथर को जो फेवरेबल ब्रेक मिला कार्निज के थ्रू, राइट, उसके अंदर डिटर्मिनेशन, डेफिनेट ऑफ पर्पस और डिजायर की गोल अचीव कर ही लूंगा, ये सारी चीजें जो हैं आम नहीं थी। जब पहली बार ऑथर के दिमाग में आइडिया इम्प्लांट किया गया था मिस्टर कार्नी से, तब उसे डराया गया, धमकाया गया, उसे समझाया गया ताकि वो जिंदा रहे। फिर धीरे धीरे वो आइडिया इतना बड़ा पेड़ बन गया ऑथर के दिमाग के अंदर कि अब ऑथर जो है बहुत अच्छे से चीजें सोच पाते हैं। और आइडियाज ऐसे ही होते हैं, पहले आप उन्हें जिंदगी देते हो और एक्शन देते हो, और उसके बाद वो ऐसी पावर ले लेते हैं कि वो आइडियाज आपको जो है जिंदगी, पावर, टाइम, सारी चीजें देते हैं। आइडियाज हमारी इनटैंजिबल फोर्स है, और इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर है जितनी फिजिकल ब्रेन के अंदर भी नहीं है। क्योंकि हमारे आइडियाज तो हमारे जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिजिकल ब्रेन तो नहीं। तो सोचो, एक क्रिश्चियनिटी की अगर बात सोचे, एक और एग्जाम्पल, ये सारी चीजें सिर्फ एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आई थी जिसका नाम था क्राइस्ट। और क्राइस्ट का सिर्फ इतना सा ही मानना था कि लोगों के साथ वही करो जो आप अपने साथ करना चाहोगे। और ये छोटी सी चीज ने कितना बड़ा क्रिश्चियन एम्पायर कन्वर्ट कर दिया है। वो आए, लेकिन उनका आइडिया जो था वो बहुत यूनिक था। कुछ कुछ दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ग्रो हो गए हो, कुछ कुछ दिन आपको लगेगा नहीं वहीं पे ही हो, एंड फिर आपको ऐसे लगेगा कि क्राइस्ट की डीपेस्ट डिजायर जो है वो फुलफिल हो गई है। जहां पे भी थे सही जगह पे थे। आइडिया जो है वो पूरे 25 years, 2000 years, 2 years, जितने भी टाइम का आपका गोल है, आइडिया तब तक डेवलप होता ही रहता है।
वाओ, वंडरफुल। So guys, हम लोग हमारी मनी मुद्रा में बैठ जाते हैं. So we'll be sitting in our Mani Mudra back straight with a big smile on our face because we are rich. ओह वाओ। Right? And let's take 3 deep breaths first. Relax yourself. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. With every breath, feel that richness and out. Keep your eyes closed and visualize and affirm I am rich. I am rich. I am rich. Wow, I am rich. Wow, I'm the richest. Wow, I have all the riches of life. Wow, wow, I am rich. Wow, wow. बहुत ब्यूटीफुल। Feel that richness. And with a big smile, you may open your eyes. ओह वाओ,